डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुदामा सर पर। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली। जो स्टूडेंट्स नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और साथ ही आप ऐसे ढेर सारे वीडियो देख सकें जो आपके नॉलेज को तो एनहांस करता ही है, साथ ही आपकी तैयारी के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इम्यून सिस्टम। तो बात यदि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली की जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम होता क्या है। तो एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये कोशिकाओं और प्रोटीन से बना एक जटिल नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक जटिल नेटवर्क है जो हमारे शरीर को संक्रमण या रोगों से बचाता है। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या हो गया, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना या रोगों से बचाना। और ये किसका बना होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है ये कोशिकाएं आती हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था ब्लड में कि WBC जो होती हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, ये वो कोशिकाएं होती हैं जो रोगों और संक्रमण से लड़ती हैं। तो ये कोशिकाएं इस प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम का हिस्सा होंगी। और साथ ही साथ इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले, प्रोड्यूस किए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं ये भी इस इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से होते हैं, अंग होते हैं। और ये दोनों ही मिलकर के हमें संक्रमण से या किसी प्रकार के रोग से बचाते हैं। अच्छा, दूसरा मान लीजिए कि हमने तो ये तो कह दिया कि भाई संक्रमण से बचाते हैं या रोगों से बचाते हैं, तो आखिर ये संक्रमण होता किससे है? यदि ये संक्रमण हो रहा है तो होता किससे है, किससे ये इन्फेक्शन होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए जो है या किसी भी प्रकार के संक्रमण के लिए जो है बाहर के परजीवी या जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं ये जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये मेनली जो है ये माइक्रोब्स हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। ये सूक्ष्मजीव क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है ना। तो ये सारे जो जर्म्स है या माइक्रोब्स हैं ये जो है संक्रमण के कारक होते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े जीव भी जैसे वॉर्म या जिनको हम लोग कृमि कहते हैं ये भी होते हैं। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, इन्हें खत्म करने या इन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये तो इनके काम के बारे में हुआ, ठीक। दूसरा जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसने आज किसी एक प्रकार के संक्रमण से लड़ाई की और लड़ाई करते हुए उसने क्या किया, उस संक्रमण को खत्म कर दिया। तो ये जो इसने आज सीखा है ये भविष्य में इसके काम आएगा। मतलब जिन भी माइक्रोब्स को या जिन भी सूक्ष्म जीवों को हमारा प्रतिरोधक क्षमता या हमारा इम्यून सिस्टम जो है खत्म करता है उनका रिकॉर्ड ये अपने पास रखता है। हो सकता है वो कुछ वर्षों तक के लिए हो या कुछ अधिक वर्षों तक के लिए हो, ठीक है ना। हो सकता है कि 1-2 वर्ष वो बीमारी हमें ना हो, 1-2 साल तक वो बीमारी ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ओवर द लाइफ ये बीमारी हमें हो ही ना, ठीक है ना। तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये ना केवल जर्म से या माइक्रोब से लड़ता है, साथ ही साथ उसका एक रिकॉर्ड बना करके भी रखता है ताकि भविष्य में कभी हमें इस प्रकार का रोग ना हो, ठीक। अच्छा, दूसरा एक चीज और आपको जान लेना चाहिए, हमें समझना होगा कि ठीक है हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये हमें रोगों या संक्रमण से बचाता है, ठीक। लेकिन यदि ये कमजोर पड़ जाए तो भी हमें रोग हो सकते हैं। यदि ये कमजोर पड़ जाए तो भी हमें रोग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमजोर पड़ गया तो स्वाभाविक सी बात है संक्रमण हो जाएगा या बीमारियां हो जाएंगी। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि यदि इसका रिस्पॉन्स बढ़ जाए, ये ज़्यादा काम करने लगे, तो भी ये हमारे लिए एक विकार, एक रोग, एक डिजीज का कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में यदि कोई भी असामान्यता आती है तो भी ये जो है किसी न किसी प्रकार के रोग को जन्म देगा। और साथ ही साथ यदि ये कमजोर पड़ता है तो भी ये किसी न किसी रोग को या डिजीज को जन्म देगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे की बात।
देखिए, हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इसमें भाग लेने वाले जो एलिमेंट्स है या कहा जाए जो कारक हैं, वो इस लिस्ट में दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहली बात की जाए तो हमारी WBC, हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो प्रोटीन बनाती हैं, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये दो तो मेन हो गए। अच्छा, इसके अलावा कंप्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र, जो इनके द्वारा नष्ट की गई चीज़ों की सफाई करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये क्या करता है, इन प्रकार की कोशिकाओं मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रोड्यूस भी करता है, साथ ही साथ इनके ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारा प्लीहा या स्प्लीन, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, और बोन मैरो, क्योंकि सभी जो ब्लड सेल्स रक्त कोशिकाएं हैं बोन मैरो में ही बनती हैं, और इसके अलावा थाइमस। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये हमारे लिए या हमारे इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, WBC की। तो देखिए, वाइट ब्लड सेल्स या WBC को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। लास्ट हमारी क्लास जो ब्लड या रक्त से रिलेटेड थी, इसमें हमने देखा था कि हमारी जो WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक को कहा जाता है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे को कहा जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट। हमने डिस्कस किया था कि इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाए उसको ग्रैन्युलोसाइट कहा जाता है, और जिसके साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में ग्रैन्यूल्स ना पाए जाए उसको कहा जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट। टोटल 6 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। तो ये जो 6 कोशिकाएं हैं, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोधक प्रणाली की मेन वॉरियर हैं, जो इस पूरे इम्यून सिस्टम में मुख्य रोल अदा करती हैं और हमें रोगों से बचाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि यदि ये कोशिकाएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो ये प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, बनती कहाँ हैं? तो ये बनती हैं हमारे बोन मैरो में। ये भी हमने डिस्कस किया था कि सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहाँ बनेंगी, अस्थि मज्जा में बनेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका तंत्र जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिम्फ नोड में ये कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बन गई बोन मैरो में और लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ नोड में बन गई, और लिम्फ के माध्यम से मतलब थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और हमारे रक्त या ब्लड के माध्यम से मतलब थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये पूरे शरीर में जो है विचरण करते रहती हैं, चलते रहती हैं। और जहाँ भी इनको संक्रमण जैसा कुछ नज़र आता है, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है बल्कि बाहर से आने वाला कोई भी प्रोटीन है या कोशिका है, तो ये तुरंत ही अपना असर शुरू करते हैं। जहाँ पर फैगोसाइट्स होंगी मतलब न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स या मोनोसाइट, वो तुरंत जाकर के लड़ना शुरू कर देंगी, और जहाँ पर लिम्फोसाइट होंगी वो एंटीबॉडी बनाएंगी, और ये एंटीबॉडी जो है जाकर के किसी भी परजीवी को या रोगाणु को नष्ट करेगा। ये रोगाणु हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे रोगों से ये हमें बचाती हैं। तो एक चीज़ हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारी मेन वॉरियर हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली की जो मेन वॉरियर है वो है WBC। WBC बनती है बोन मैरो में और लिम्फेटिक सिस्टम में। अच्छा, दूसरा जहाँ पर भी ये किसी भी रोग कारक को देखती हैं, क्योंकि रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से इधर उधर विचरण कर रही हैं, हमारे पूरे शरीर में चल रही हैं, और जहाँ भी इन्हें जो है संक्रमण जैसा कुछ दिखाई देता है या कोई भी बाहरी तत्व दिखाई देता है तो तुरंत ही ये अपना असर दिखाना शुरू करती हैं, चाहे वो फैगोसाइट हो जो किसी भी चीज़ को एनगल्फ मतलब खा करके नष्ट करती हैं, या लिम्फोसाइट हैं जो एंटीबॉडी के थ्रू लड़ती हैं। और दूसरा ये जो WBC हैं, ये टोटल कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो टोटल 6 कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिन्हें बी सेल्स और टी सेल्स भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक कोशिका ऐसी भी होती है जिसे कहा जाता है नेचुरल किलर सेल्स, NKC।
नेचुरल किलर सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में ट्यूमर फॉर्मिंग सेल्स, मतलब ऐसी कोई भी कोशिका जो भविष्य में ट्यूमर का निर्माण कर सकती है, उसको खोजती हैं और उसको नष्ट करने का काम करती हैं। तो ये इनका रोल हो गया किसका, WBC का। आइए नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो हैं, पहली बात मैं बता दूं, एंटीबॉडीज जो हैं ये एक प्रकार के ऐसे केमिकल होते हैं, कहा जा सकता है, जो हमारे किसी भी प्रकार के रोग कारक से लड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये रोग कारक हो सकता है कि कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, मतलब जीव हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल हो, कोई कण हो, कोई भी बाहरी प्रोडक्ट होगा जो हमारे शरीर में आया है और हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। यदि इन कोशिकाओं को ऐसा लगता है, किसको, लिम्फोसाइट को, तो वो एंटीबॉडी बनाएंगी और ये एंटीबॉडी इस प्रकार के जो है माइक्रोब से या किसी प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल पॉइजन से लड़ने का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है एंटीबॉडी जो होते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये किस तरीके से किसी भी रोग कारक को नष्ट करेंगे। तो आप देखिए कि एक एकदम लॉक एंड की जैसा सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी रोग कारक इस शेप का है, तो इस पे जो एंटीबॉडी लगेगा वो इस टाइप का एंटीबॉडी फिट हो सकता है। यदि कोई रोग कारक ऐसे सर्कुलर शेप का है तो इस पे जो एंटीबॉडी अटैच हो सकता है वो इस प्रकार का एंटीबॉडी अटैच हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के लॉक एंड की मेथड से ये क्या करते हैं, जो भी रोग कारक होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर ये अटैच होते हैं एंटीबॉडीज और उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये किसी भी रोग कारक से, किसी भी सूक्ष्म जीव से लड़ने का काम करते हैं एंटीबॉडीज। ठीक। अच्छा, दूसरा आप याद रखिएगा कि एंटीबॉडीज जो हैं ये जिस भी रोग कारक को नष्ट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, ये कहलाते हैं, हमारे साइंटिफिक टर्म में इन्हें कहा जाता है एंटीजन। ठीक है ना। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल या ऐसा कोई भी कारक जो भविष्य में चल करके रोग पैदा कर सकता है या इन्फेक्शन, संक्रमण का कारण बन सकता है, उसे साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है एंटीजन। ठीक। तो किसी भी एबनॉर्मलिटी को जन्म देने वाला जो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो एंटीजन कहलाएगा और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसी प्रकार के एंटीजन को मार्क करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए ये डिस्ट्रॉय करने का तो काम करती हैं और ये हमारे शरीर में बनी रहती हैं। ठीक। ताकि इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है यदि भविष्य में भी आता है तो उसको भी ये क्या कर सकें, नष्ट कर सके, खत्म कर सकें। ठीक। अच्छा, दूसरा हमें ये भी याद रखना होगा कि जो एंटीबॉडी होते हैं, जितने भी एंटीबॉडी होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंटीबॉडी होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मतलब सारे एंटीबॉडी जो हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन जो है ये किन कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है, तो ये लिम्फोसाइट द्वारा बनाया जाता है। ठीक। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट मिल करके इस प्रकार के प्रोटीन या एंटीबॉडीज को बनाती हैं। अच्छा, और यदि डीपली देखा जाए तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, तो याद रखिएगा। और दूसरा एक चीज और, ये एंटीबॉडीज, ये प्रोटीन जो है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में बहुत वर्षों तक बने रहते हैं, ताकि इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन यदि भविष्य में भी कभी होता है तो उसको भी ये ठीक कर पाएंगे। ठीक। तो हमने डिस्कस किया अभी WBC के बारे में और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम या पूरक तंत्र। देखिए मान लीजिए जैसे किसी भी WBC ने, यदि वो लिम्फोसाइट है और उसने क्या है, एक किसी कोशिका को, मान लीजिए किसी वायरस को नष्ट किया, ठीक है, या किसी बैक्टीरिया को नष्ट किया, तो उसका जो अवशेष है, उसका जो भी हिस्सा जो टूट कर बिखरा हुआ है वो तो हमारे शरीर में है, या तो वो ब्लड में बना हुआ है, शरीर के किसी हिस्से में बना हुआ है,
तो उसकी सफाई करना, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी रोग कारक है उसने किसी केमिकल को जो है सिक्रेट किया था, उत्सर्जित किया था, तो उस केमिकल को खत्म करना। बात समझ में आ रही है ना आपको? पहली बात तो जो भी अवशेष बचे रह गए हैं किसी भी बैक्टीरिया के, वायरस के या किसी भी एंटीजन के, वो या उनके द्वारा पैदा किए गए केमिकल का यदि कोई हिस्सा हमारे शरीर में बना हुआ है तो उसको खत्म करने का काम करता है हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम या पूरक तंत्र, ठीक है। और हमारे कंप्लीमेंट सिस्टम पूरक तंत्र के जो सबसे खास वॉरियर होते हैं, जो सबसे खास मेंबर होते हैं, ये होती हैं फेगोसाइटिक कोशिकाएं, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, देखिए 4 फेगोसाइट सेल्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। कौन कौन सी फेगोसाइट्स हैं हमारे पास? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट। ये फेगोसाइट हैं और ये क्या करती हैं? किसी भी रोग कारक को या उनसे पैदा होने वाले मॉलिक्यूल को खा करके, डाइजेस्ट करके खत्म करने का काम करती हैं, सफाई कर्मी का काम करती हैं, ठीक। तो ये तो बात हुई जो है फेगोसाइट की। इसके अलावा अब पूरक तंत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? फेगोसाइट का है। फेगोसाइट के अलावा देखिए हमारे पूरक तंत्र को जो है, कंप्लीमेंट सिस्टम को जो है कैस्केड भी कहा जाता है, कैस्केड भी कहा जाता है, कंप्लीमेंट कैस्केड भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर बाय दर जो है एक के बाद एक कुछ ऐसी चीज़ें बनाता है जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। जैसे मान लीजिए ये लोग ख़त्म तो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये ऐसी एनवायरनमेंट को भी जन्म देंगे, ऐसे एनवायरनमेंट को भी क्रिएट करेंगे ताकि जो है माइक्रोब्स को ख़त्म करना या उन्हें डैमेज करना आसान हो जाए। जैसे कहीं पर भी यदि इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेंगे, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड इकट्ठा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यदि ब्लड इकट्ठा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में क्या है? WBC इकट्ठा होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, पूरक तंत्र जो है, ये क्या करता है? ऐसा माहौल क्रिएट करता है और साथ ही साथ उसको बूस्ट करने का भी काम करता है। किसको? हमारी प्रतिरोधक क्षमता को या प्रतिरोधक प्रणाली को, ठीक है ना। बात समझ में है? ठीक। तो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है WBC काम कर रही है, एंटीबॉडी काम कर रही है, और इनके अलावा इनको बूस्ट करने के लिए, साथ ही साथ इनकी मदद करने के लिए, एज अ बैक सपोर्ट के लिए हमारा जो है पूरक तंत्र है, कंप्लीमेंट सिस्टम भी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। जैसा कि हमने जो है ब्लड पढ़ा था, वैसे ही एक और जो है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है जिसको कहा जाता है लिम्फ या लसिका। तो इनसे बना जो है लसिका तंत्र, मतलब वो सारा सिस्टम, वो सारा तंत्र जो लसिका को अपने अंदर रखता है, चाहे उसमें लिम्फ वेसल्स आती हों, ठीक है, या फिर जो है लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड्स आती हों, ये सब किसका पार्ट होती है? लिम्फेटिक सिस्टम का काम होती है। तो पहली बात, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो छोटी छोटी ट्यूब से बना हुआ है, ठीक। और इन ट्यूब में क्या चलता है? तो इन ट्यूब में एक तरल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ या लसिका, ठीक। अच्छा, दूसरा इसका काम क्या है या इसका रोल क्या है? तो ये क्या करता है? सबसे पहली बात तो क्या करता है? ये मैनेजेस द फ्लूइड लेवल इन द बॉडी। ये हमारे शरीर में द्रव या फ्लूइड का स्तर बनाए रखता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी हमें फ्लूइड चाहिए, द्रव चाहिए, ये उन्हें क्या है? जो है लिक्विड सप्लाई करेगा, ठीक। और दूसरा जो है, अब दूसरी बात करें तो ये क्या करता है? रिएक्ट टू बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करेगा? यदि मान लीजिए बैक्टीरियल सेल वगैरह एंटर करती है हमारी बॉडी में, तो उनके लिए ये रिएक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। उनके लिए ये प्रतिक्रिया करने का काम करता है। दूसरा, ये उन सभी कोशिकाओं को नष्ट करता है जो कैंसरस सेल हैं या भविष्य में जाकर के किसी ट्यूमर का निर्माण करेंगे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इन कैंसरस कोशिकाओं के अलावा जो है ये ऐसे सभी चीज़ों से या कोशिकाओं के जो है मटेरियल से भी
लड़ने की कोशिश करता है जो ये बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाएं बनाती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो। यदि कोई भी ऐसा केमिकल भी रिलीज करती हैं जो आगे चल करके किसी बीमारी को जन्म देने वाला है, तो उसको भी नष्ट करने का काम करती हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, ये बना होता है लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड या इन्हें लिम्फ ग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए, जहाँ पर भी लिम्फ वेजल्स या लसिका वाहिकाएं अपना गुच्छा बनाती हैं उसको कहा जाता है लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड। और हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे लिम्फ ग्लैंड में ही लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड के साथ साथ लिम्फोसाइट भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हो गए। और दूसरा, इनको लेकर के चलने वाली लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिकाएं, इसका हिस्सा हो गए। ठीक है, तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये लिम्फ से बना हुआ है। पहली बात, लिम्फ एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा तरल होता है, लसिका एक ऐसा तरल है जो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, पहली बात। दूसरा, ये पूरे शरीर में फैला हुआ है, ऊतकों में फैला हुआ है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें लिक्विड पाया जाएगा, तरल भाग पाया जाएगा, और साथ ही साथ कोशिकाओं के रूप में लिम्फोसाइट पाए जाएंगे। श्वेत रक्त कोशिकाओं में केवल लिम्फोसाइट पाए जाएंगे। और ये क्या करता है, पहली बात तो किसी भी माइक्रोब के प्रति रिएक्ट करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, या उनसे बनने वाले उत्पादों के लिए भी ये अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। और साथ ही साथ ये कैंसरस सेल्स को भी नष्ट करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। इन कैंसरस कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो योगदान है वो होता है नेचुरल किलर सेल्स का। ठीक, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्प्लीन, प्लीहा। देखिए, स्प्लीन का क्या योगदान है। स्प्लीन जो है, पहली बात तो आप इसकी प्रेजेंस को देखिए कि जो हमारा आमाशय होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं, ठीक उसी के पास ये बॉर्डर जो है हमारे आमाशय की है। ठीक उसी के पास जो है हमारा स्प्लीन होता है। पर्पल कलर का ये ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो है मैनेजमेंट का कार्य करता है, प्रबंधन का कार्य करता है हमारे ब्लड के सभी प्रोडक्ट का, ठीक है, और उनकी सभी सेल्स का। अब ये कैसे, तो देखिए कि स्प्लीन जो है इसमें छोटी छोटी जो है वाहिकाएं पाई जाती हैं, मतलब ये छोटी छोटी ट्यूब से। यदि हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि स्प्लीन के अंदर जो है छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब के माध्यम से हमारा ब्लड जो है ये फिल्टर होता है। ठीक है ना, तो जब हमारा ब्लड इस स्प्लीन में फिल्टर होगा और इसमें से जो भी माइक्रोब्स यदि इसे दिखाई देंगे, ठीक है, या जितना भी डैमेज या डिस्ट्रॉयड पार्ट सेल्स का ये हमें डैमेज या डिस्ट्रॉयड पार्ट सेल्स का देगा, वो उसको फिल्टर आउट कर देगा। कौन फिल्टर आउट कर देगा, तो स्प्लीन फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा ये क्या करता है कि ऐसे कंपोनेंट्स को भी बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि एंटीबॉडीज हैं, या फिर वो केमिकल्स या लिम्फोसाइट्स जो किसी भी रोग कारक को नष्ट करेंगे, उनको भी बनाएगा और इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से जो भी चीजें ये नष्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है ना, दो लेवल पर हमारा ब्लड जो है ये मैनेज होता है, आप याद रखिएगा। पहला जो मैनेजमेंट है ये करता है स्प्लीन, और दूसरा मैनेजमेंट जो है ये लिवर करता है। लिवर स्पेशली केवल केमिकल्स के लिए जरूरी होता है, और स्प्लीन जो है केमिकल्स और साथ ही साथ कोशिकाओं द्वारा टूटे गए जो प्रोडक्ट होते हैं, टूटकर आने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी डील करता है हमारा स्प्लीन। ठीक है, तो इसका भी मेन रोल है हमारे इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा प्रणाली में। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्प्लीन जो है, हमारी प्लीहा जो है, एक प्रकार का फिल्टरिंग ऑर्गन है। ठीक, दूसरा, ये फिल्टर करने के साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स को भी बनाएगा जो हमारी एंटीबॉडी की मदद करेंगे और साथ ही साथ लिम्फोसाइट की मदद करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो हमें पता है कि सभी ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं जो हैं ये बोन मैरो में ही बनती हैं, अस्थि मज्जा में ही बनती हैं, चाहे वो आपकी जो है रेड ब्लड सेल्स हों, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वाइट ब्लड सेल्स हों, श्वेत रक्त कोशिकाएं हों या प्लेटलेट्स हों। ठीक, सभी ब्लड सेल्स का निर्माण जो है वो कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कर रहा है और ये वाइट ब्लड सेल्स आगे चल करके हमारी इम्यून सिस्टम का मेजर कंपोनेंट बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो थाइमस ग्रंथि या थाइमस। देखिए एक चीज मैं आपको थाइमस के बारे में खास बता दूं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहली बात तो इसकी प्रेजेंस देख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हार्ट के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, इसके ऊपर जो है थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। ये थाइमस ग्लैंड जो है ओल्ड स्टेज में जो है डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक, कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, विच ग्लैंड गेट डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज। तो आंसर है थाइमस। अच्छा, दूसरा ये कहाँ पाई जाती है? तो इट इज प्रेजेंट ओवर हार्ट, ये है हमारे हृदय के ठीक ऊपर पाई जाती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो देखिए जैसे हमारा ब्लड स्प्लीन में फिल्टर हो रहा था, ठीक इसी तरीके से ये थाइमस में भी फिल्टर होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये फिल्टर करने का काम नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट को मेच्योर होने में जो भी काम या जो भी कहा जाए केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है या किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, पोषण की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन देगा? थाइमस देगा। ठीक, तो थाइमस जो है ये क्या करता है, हमारे टी लिम्फोसाइट को या टी सेल्स को मेच्योर, परिपक्व करने का काम करता है और साथ ही साथ जो है हमारे ब्लड को मॉनिटर भी करता है। ठीक है ना, तो ब्लड को मॉनिटर का काम करेगा और साथ ही साथ जो है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने का काम करेगा, जो आगे चल करके क्या बनाएंगे? एंटीबॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स है और इनका क्या क्या वर्क है। फिर से यदि एक बार इनको देखा जाए तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ये ही जो है इन्फेक्शन से लड़ती हैं, और कैसे लड़ती हैं? या तो ये फैगोसाइटिक नेचर से लड़ेंगी, मतलब एनगल्फ और डाइजेस्ट करेंगे, या फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडी जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन लॉक इन की मेथड पर काम करते हैं और किसी भी रोग कारक को नष्ट करने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। अच्छा, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करेगा? तो कंप्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? इन एंटीबॉडीज को बूस्ट करने का काम करेगा या इनके द्वारा खत्म की गई चीज़ों को जो है सफाई करने का काम करेगा। लिम्फैटिक सिस्टम, तो लिम्फैटिक सिस्टम उन कोशिकाओं को बनाता है, मतलब WBC को बनाता है, जो आगे चल करके इम्यून सिस्टम में हिस्सा लेने वाली हैं। जो कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट, मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। स्प्लीन फिल्टरिंग ऑर्गन है, ये क्या करेगा? जो भी चीज़ नष्ट होकर के आ रहा हो, चाहे वो कोशिकाओं का अवशेष हो या किसी भी बैक्टीरिया वायरस का अवशेष हो, उसको भी तोड़ करके खत्म करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ ऐसे केमिकल बनाएगा जो एंटीबॉडीज को सपोर्ट करे और या फिर जो है इन प्रोडक्ट को नष्ट करने का काम करें। ठीक है, बोन मैरो सभी रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स को बनाता है, चाहे वो RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो। थाइमस, तो थाइमस स्पेशली जो है टी सेल्स के लिए है, टी लिम्फोसाइट के लिए, इनको मैच्योर करने का, परिपक्व करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे ब्लड को मॉनिटर करता रहता है। एक चीज़ और, लसिका तंत्र जो है, लिम्फैटिक सिस्टम जो है, ये बॉडी फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है, हमारे शरीर में तरल की मात्रा को बनाए रखने का भी काम करता है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। फिर अभी तो हमने देखा कि क्या चीज़ें मेन हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा भी हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोब्स या दूसरी चीज़ों से लड़ने का काम करती हैं अदर देन इम्यून सिस्टम। जैसे हमारी स्किन, हमारी त्वचा जो है वो एक प्रकार का वाटरप्रूफ बैरियर है।
ठीक है ना। साथ ही साथ इससे निकलता है ऑयल। ठीक, ये ऑयल जो है ये एक प्रकार का जो है बैरियर का काम करता है। ठीक, हमारी स्किन भी बैरियर का काम कर रही है, और ये कहा जाए तो क्या करेगा, बैक्टीरियाज के ग्रो को रोकता है। ठीक है ना। पहली चीज, स्किन या त्वचा जो है ये जो है वाटरप्रूफ बैरियर है। दूसरा, इसमें से ऑयल निकलता है, सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड से ऑयल निकलता है जो है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। अच्छा, दूसरा हमारे फेफड़े। ठीक, यदि देखिए कोई भी एलर्जेन हमारे फेफड़ों में आता है तो हमारे फेफड़े में जो एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कफ कहते हैं। ठीक है ना। तो कफ या श्लेष्मा जो है ये जो है फेफड़ों द्वारा बनाया जाता है, या कहा जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा बनाया जाता है। और इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं, ये इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो कोई भी यदि वायरस या बैक्टीरिया हमारे श्वसन तंत्र में घुसता है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो है उस कफ में फंस जाएगा, और साथ ही साथ ये जो सीलिया होते हैं, सीलिया उसको जो है बाहर की तरफ निकाल देंगे, या तो उसे थूक दिया जाएगा या तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा। अच्छा, अब जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाचन तंत्र में पहुंचता है तो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जो है एसिड होता है। ठीक, और ये एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये जो है माइक्रोब्स को किल कर देता है या मार देता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे शरीर से निकलने वाले तरल जैसे त्वचा से निकलने वाला तेल, ऑयल, हमारी लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार, ठीक, सलाइवा, या हमारे आंखों से निकलने वाला आंसू, टीयर्स, ये सब भी कैसे होते हैं, तो ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, या कहा जाए तो एंटी इन्फेक्शियस होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक, इनमें भी कुछ ऐसे केमिकल या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। तो ना केवल इम्यून सिस्टम, साथ ही साथ स्किन, लंग्स या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं जिसके द्वारा जो है बाहर के किसी भी रोग कारक का हमारे शरीर में प्रवेश करना रोका जाता है, या उसके ग्रोथ को रोका जाता है, या उसको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक, तो ये अदर देन हमारे इम्यून सिस्टम था जो हमारे शरीर में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो देखिए, कभी भी जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में खास लक्षण देखा जाता है कि बुखार आता है। ठीक है ना, फीवर का आना। तो याद रखिए कि फीवर का आना भी एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, फीवर का आना भी जो है हम एक प्रकार का क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक, अच्छा, इसका क्या फायदा है, तो इसका फायदा ये है कि ये क्या करता है, हमारा बुखार आना या फीवर जो बहुत सारे रोग कारक या रोगाणुओं को मार सकता है, किल कर सकता है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर या फीवर जो है बहुत सारे रोगाणुओं को मार सकता है, पहली बात। दूसरा जो है ये हमारी बॉडी में रिपेयर को ट्रिगर करता है। ठीक है ना, मरम्मत होने वाली प्रक्रिया या पुनर्निर्माण होने वाली प्रक्रिया को ट्रिगर करता है ताकि ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो पहली बात हमें याद रखना है कि हमारे शरीर में फीवर आना या टेम्परेचर का बढ़ना जो है एक प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है किसी न किसी संक्रमण के कारण हो सकता है। ठीक, दूसरा ये क्या करेगा, तो ये भी कर सकता है कि उस बैक्टीरिया या उस प्रकार के रोगाणु को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो, और साथ ही साथ ये क्या करता है, तो पुनर्निर्माण को ट्रिगर करता है, शुरू करता है, ताकि हमारे शरीर में पुनर्निर्माण बहुत तेजी से हो सके, रिपेयर की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो फीवर भी एक प्रकार का क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में एज अ डिजीज, विकार के रूप में आती है। ठीक है, देखिए होता ये है कि किसी भी चीज़ का कम काम करना भी जो है रोग का कारक होता है, और ज़्यादा काम करना भी रोग का कारक होता है। तो पहली चीज़ देखते हैं हम लोग, यदि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करे, ठीक है ना, यदि ये ओवर एक्टिविटी दिखाए, ओवर रिएक्ट करे तो क्या होगा, उसके बाद जो है यदि ये अंडर रिएक्ट करे तो क्या होगा।
ठीक है, नॉर्मली काम कर रहा है तब तो अभी हमने देखा कि कैसे कैसे ये काम करता है और कैसे कैसे रोगों को खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, ओवर रिएक्ट करेगा तो हमें देखने को मिलता है एलर्जिक डिजीजेस। ठीक है, ये एलर्जी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, ठंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में आता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो इसमें जो है हमारी इम्यूनिटी जो है नर्व सेल्स की बाहर की कवरिंग को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो गड़बड़ होती है, मतलब ब्रेन डिसऑर्डर्स होंगे। अच्छा, इसके अलावा आता है ऑटोइम्यूनिटी थायराइड डिजीजेस। ऑटोइम्यूनिटी थायराइड डिजीज में क्या होता है कि प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे जो शरीर में जो है बहुत सारे जो है विकार का या रोगों का कारक बन जाएंगे। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़, मतलब इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी भी जो है कई बार जो है इम्यूनिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इस रोग में क्या होता है कि ओवर रिएक्टिविटी के कारण शरीर में जो है हमारा स्किन, किडनी, ब्लड ये सभी प्रभावित होते हैं और जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने को मिलता है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी इसी प्रकार का एक जो है ओवर रिएक्टिविटी के कारण होने वाला डिसऑर्डर है। या सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस, जिसमें रक्त ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्तवाहिकाएं जो होती हैं, इनमें जो है सूजन आ जाती है। ठीक है ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम यदि ओवर रिएक्ट करेगा तो ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या एलर्जिक डिजीजेस हो सकती हैं। अंडर रिएक्टिविटी से क्या होगा, यदि हमारा प्रतिरोधक क्षमता कम काम करेगा तो पहली बात तो रोग या विकार होने लगेंगे, इन्फेक्शन होने लगेंगे। ठीक है ना, बॉडी जो है इसमें संक्रमण बढ़ जाएंगे, पहली बात। HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स जो है जैसे इसका फुल फॉर्म है, अब देखिए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब इम्यूनिटी की कमी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, हालांकि ये वायरल डिजीज है लेकिन ये अंडर एक्टिविटी लाता है किस में, इम्यून सिस्टम। कैसे, ये T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, एड्स का वायरस HIV, और सारे इम्यून सिस्टम को या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। कुछ कैंसर भी जो है अंडर एक्टिविटी के कारण होने वाले रोग हैं। जैसे मान लीजिए यदि अंडर एक्टिविटी होती है तो नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये कम होने लगेंगे, और नेचुरल किलर सेल्स कम होने लगेंगे तो ट्यूमर कॉजिंग सेल्स या कैंसरस सेल्स की ग्रोथ हो सकती है बॉडी में। तो अंडर एक्टिविटी के कारण पहली बात तो इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। एड्स इसी प्रकार का एक रोग है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ कुछ कैंसर जो हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम की अंडर एक्टिविटी के कारण होती है। ओवर एक्टिविटी होगी तो कुछ एलर्जीज होंगी या ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स हैं। एक बहुत अच्छा सा डिजीज में आपको, अच्छा क्या मतलब है, खराब डिजीज, ठीक है, विटिलागो या चरक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के शरीर का कलर जो है ये जाने लगता है। ठीक है ना, चाहे वो गोरे हों चाहे काले हों। ठीक है, इसको कहा जाता है विटिलागो या आम भाषा में हम लोग इसको चरक बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है जिसमें जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये मेलेनोसाइट्स को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण जो है स्किन का कलर जो है ये जाने लगता है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार के रोगों को जन्म देता है ओवर रिएक्टिविटी, और अंडर रिएक्टिविटी के कारण संक्रमण होगा या फिर एड्स जैसी डिजीज होंगी या कैंसर होगा। ठीक, तो ये तो हो गया इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, इम्यूनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे या वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, टीकाकरण जिसको कहा जाता है। देखिए, टीकाकरण क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। टीकाकरण जो है ये पहले से किसी भी रोग के लिए, ठीक है ना, हमारे शरीर को, मतलब पहले से ही हमारे शरीर को किसी रोग के लिए तैयार करना। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ होने वाली है और उसके पहले हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, ठीक है ना,
हम लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं कि यदि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप याद रखिए कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में भविष्य में आने वाला है, और इसके लिए शरीर को पहले से तैयार करना ही वैक्सीनेशन, टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि भविष्य में कोई रोग होगा और इसके लिए हम लोग अभी से अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। और ये कब से शुरू कर दिया जाता है? तो ये शुरू कर दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी से ही जो है टीकाकरण का स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होगा? देखिए, खास बात क्या है कि भविष्य में चल करके कोई रोग होने वाला है और उसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसा रोग कारक आने वाला है, या मान लीजिए टॉक्सिन ही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे जिसको नष्ट करने पर वो बैक्टीरिया या वायरस नष्ट हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि बैक्टीरिया का प्रोटीन या वायरस का प्रोटीन जो है, ठीक है, वो तो बैक्टीरिया या वायरस है नहीं जिसके द्वारा जो है कोई भी इंफेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो वो एज अ एंटीजन काम करेगा, और उस एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनने लगेगी? एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। ठीक है, बात समझ में आई? हमने क्या किया कि किसी भी वायरस का एक पार्ट लिया, या बैक्टीरिया का या टॉक्सिन का एक पार्ट लिया, जिसको डीनेचर कर दिया, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर दी, मतलब वो अब यदि शरीर में जाएगा तो कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया। स्वाभाविक सी बात है, हमारी बॉडी एज अ इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ क्या बनाने लगेगी? एंटीबॉडी बनाने लगेगी। ठीक है ना। अब क्योंकि ये एंटीबॉडी अभी बन गया है तो वो तुरंत के लिए तो उस प्रोटीन को खत्म कर देगा, और ये हमारे शरीर में फिर भविष्य के लिए बना रहेगा। और यदि भविष्य में एक्चुअल बैक्टीरिया या वायरस आता है या इस प्रकार का टॉक्सिन आता है तो वो उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। मतलब बीमारी हो इसके पहले ही क्या कर देगा? वो उसको नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार की प्रोसेस को कहा जाता है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। और टीकाकरण से मेरे अंदाज से सभी लोग अवेयर होंगे कि बच्चों को जो है जन्म के पहले से, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से ही टीका जो है देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा BCG, बैसिलस कैलामिटिक यूरिन, ये टीबी के लिए दिया जाता है। MMR का टीका दिया जाता है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला जो है खसरा के लिए, या मम्स जो है गलसुआ रोग के लिए दिया जाता है बच्चों में। टिटनेस का टीका लगता है, चेचक का टीका लगता है, पॉक्स का टीका लगता है। पॉक्स वैक्सीन जो है सबसे पहले बनाई गई थी जो है एडवर्ड जिनर द्वारा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। टीकाकरण क्या करता है? हमारे प्रतिरोधक क्षमता को या इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है। और साथ ही साथ ये एक प्रकार का मॉक ड्रिल है जो बीमारी होने के पहले किया जाता है, शरीर को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, या इसी को प्लाज्मा थेरेपी भी कहा जाता है। होता यह है, देखिए, ये टीकाकरण की खास प्रणाली है जिसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी। क्या होता है कि जो भी एंटीबॉडी बनते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन है, बनाए जाते हैं लिम्फोसाइट द्वारा। बनाता कौन है इनको? लिम्फोसाइट द्वारा। और ये एंटीबॉडी जो हैं अब हमारे ब्लड के प्लाज्मा में बने रहते हैं। ठीक है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके प्लाज्मा को, ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसे प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद दो तरीके से उसको जो है शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। ये इंजेक्शन का तरीका या तो इंट्रावीनस हो सकता है, मतलब वो सीधा नसों में दिया जा सकता है, या सबक्यूटेनियस हो सकता है, मतलब वो
जो है एडिपोज टिश्यू में दिया जा सकता है, चर्बी में दिया जा सकता है। आपने देखा होगा इंजेक्शन भी हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो मसल्स में दिया जाता है या एडिपोज टिश्यू में दिया जाता है, मतलब स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनस कहा जाता है इसको। और दूसरा जो है ये इंट्रावीनस भी हो सकता है, मतलब वो नसों में दिया जाए, वेन्स में दिया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पार्ट लेते हैं ये लेते हैं किसका, तो प्लाज्मा का। ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोसेस करके जो है फिर इसको जो है किस में इंजेक्ट किया जाता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाता है जिसमें अभी ये रोग पनप रहा है और उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहलाता है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या प्लाज्मा थेरेपी। ये मदद करता है उन मरीजों का जिनमें या तो इस प्रकार के एंटीबॉडी कभी बने ना हो या फिर उनकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या तो एंटीबॉडी कभी बने ही नहीं है, पहली बार ये रोग हुआ है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो। ठीक, तो उसके लिए भी जो है ये कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक, प्लाज्मा थेरेपी या इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। ठीक, तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया किसके बारे में, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, या दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम क्या अच्छा खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए कि हमारी जो है इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो देखिए ये ऐसा ही है जैसे 2 दिन में जो है आप यूसेन बोल्ट नहीं बन सकते, पहली बात तो। ठीक है ना, यदि आप एक अच्छे धावक बनना चाहते हैं तो आपको ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है बचपन से करनी होती है। सेम इसी तरीके से हमारी इम्यूनिटी होती है। आप इम्यूनिटी को 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने या 1 साल में बूस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक लंबी प्रोसेस है जो हम लोग बचपन से करते हैं। ठीक है, तो यदि ये कहा जाए कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या खाना पीना चाहिए, तो एक हेल्दी डाइट जो है, एक संतुलित आहार अपने आप में सारे वो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स लेकर के रखता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। तो खाने में जो है हरी सब्जियों को कंज्यूम करना, फलों को कंज्यूम करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना, उचित मात्रा में दूध, दही, इन चीज़ों को कंज्यूम करना। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है, और बचपन से कंज्यूम करना, लगातार कंज्यूम करना, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, और इम्यूनिटी कभी भी 2-4 दिन में बूस्ट नहीं होती है, ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसको बूस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा कुछ हमने डिस्कस किया किसके बारे में, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके अन्य फ्रेंड्स को, अधिक दोस्तों को भी जो है अच्छा भी लगेगा, साथ ही साथ उनकी मदद भी करेगा कुछ नए कंसेप्ट सीखने के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।